ऐचुक भी आ गया, आशीष भी आ गया, ग्रेस नहीं है आज भी। द फील्ड डी लाइज इन द, लिखो समझ में आ जाएगा सब, प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर। एस जो था तुम्हारा सर्कुलर लूप का जो मतलब कोई एक एलिमेंट करंट एलिमेंट लिए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट पी तक का डिस्टेंस था, ये था एस। ठीक है, एस वेक्टर एज शोन बाय पी क्यू वेक्टर। इस पॉइंट का नाम क्यू था, इसका नाम पी था। ठीक है, एज शोन बाय पी क्यू वेक्टर। लेट फाई इज द एंगल बिटवीन, लेट फाई be the angle between, let phi be the angle between OP and CP, then DB can be resolved into two rectangular components. फर्स्ट जो होगा तुम्हारा dB sin phi along the axis, एंड सेकेंड जो होगा तुम्हारा dB cos phi perpendicular to the axis. अब इसके डेरिवेशन को करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, डायग्राम बनाओ। मान लो एक सर्कुलर लूप है लाइक दिस, हमने जो वायर का बनाया था ये सर्कुलर लूप है। इस पे हमने ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, हमें पॉइंट पी लेट कर लेते हैं इस एक्सिस पर कहीं पे भी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब थोड़ा पहले करते हैं, हाँ यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है। इसको नाम हमने दे दिया पॉइंट पी। ये एक हमने करंट एलिमेंट ले लिया और इसको इधर से मिलाया। ये जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा एस। ठीक है, इधर पे भी मिला दिया इसको। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से होगा ये हो जाएगा तुम्हारा आर। इनके बीच का एंगल को हमने फाइलेट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से इधर पे भी बना लिया, नीचे की तरफ भी ये भी सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा एस वेक्टर, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर हो गया। और इसको मान लेता हूँ ए, जो लूप है इसका रेडियस ए है। ठीक है, तो इस जगह पे करंट एलिमेंट है आई डी एल। तो करंट का डायरेक्शन हम इधर की तरफ ले लेते हैं। करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ मूव करता है। तो इस जगह पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे थंब रूल लगाओ या फिर स्क्रू रूल जो भी लगाना है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है करंट ऐसे, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा इस सरफेस के। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जो 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं पूरा फाइंड आउट करने के लिए। ये पॉइंट पी था, तो ये एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री, और ये है 5। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5। 90 डिग्री माइनस 5, जब ये होगा 90 डिग्री माइनस 5 तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपस में भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल हो जाएगा 5। तो 5 के डायरेक्शन में अब इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये 5 है, तो ये वाला जो डीबी का जो है एक्स मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा डीबी कॉस 5। ठीक है, और इसका मतलब इधर पे थीटा था तो ये डीबी कॉस 5 हो गया। जिस टाइम में थीटा नहीं होता ये हो जाता है तुम्हारा, ये पी था यहाँ पे, ये जगह डीबी साइन 5। ये बात आया समझ में, ये बात आया समझ में सबको। आशीष, ऐचुक, ग्रेस, सृजन,
हाँ सर। और एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ। देखो, हम ऐसे ऐसे लगाते हैं, जैसे ये करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन मान लो ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, करंट इधर की तरफ है, मतलब इन दोनों में कितना का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल स्ट्रेट वायर में देख रहे हैं तो करंट इधर की तरफ जा रहे हैं, तो थंब दिया हमने करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, मेरी तरफ आउटवर्ड। हाँ बोलो हाँ सृजन। सर। हाँ, हाँ ये सर। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है देखो तो, ये होगा करंट का डायरेक्शन, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 90 फॉर्म हो रहा है। इसको मान लो ऐसे पलट दिया, 90 फॉर्म हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ सर। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये जो हमने लाइन मिलाया, तो ये करंट एलिमेंट हमने लिया, ये स्टेट मतलब इस पॉइंट पे हमने लिया कि भाई इधर की तरफ है, यहाँ पे इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है, ये तो हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहा है। इस पॉइंट पे हमने लेट किया कि इधर की तरफ है, तो इसके 90 पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, फिर से मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। सृजन हाँ बोलो। पॉइंट पी पे हाँ जब हम सर। निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। चलो ये 90 डिग्री, ये बात समझ के हो गया। तो ये डीबी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है का डायरेक्शन, ठीक है, इधर की तरफ। ये एंगल हमने लेट के, ये डिस्टेंस हमने आर माना था, ये डिस्टेंस ए माना था, इस एंगल को हमने फाइव माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो अपना एक्सिस था, एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये था पहले से 90। अब देखो ये है 90, ये पूरा है 90, ये इतना, ये इतना है 90, ये है 5, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5 हो जाएगा। इस टाइप का 10th में भी हमने एक बार ट्रिगोनोमेट्री में कराया था। ये 90 माइनस 5 हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर। अब इस दोनों एंगल को देखो, हाँ सर। ये पूरा है 90, ये पूरा है 90, तो ये है 90 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर। आशीष आ रहा है समझ में? ऐचूक आ रहा है? यस सर। तो अब ये हाँ मिल सर। गया हमें फाइव। डीबी जो था इसका एक्स और वाई कंपोनेंट हम निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि ये होता था कोई, तो इधर की तरफ एंगल होता था थीटा, ये हो जाता था कॉस थीटा, ये हो जाता था साइन थीटा। अगर मान लो कोई चीज ऐसे पड़ा हुआ है, एंगल इधर की तरफ मान लो ऐसे ना देखे, इधर की तरफ ये वाला एंगल हमें पता है। अरे कैसे मैं बताऊँ यार, हाँ ये वाला नहीं, चलो ये वाला एंगल अगर मान लो ये वाला थीटा है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कॉस, तो कंपोनेंट ये हो जाएगा साइन के साथ। तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल पता है, ये तो नहीं पता है, ये वाला हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। आया समझ में? आशीष, एचू, ग्रेस, सब लोग बोलो हाँ बोलो। हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। इसी प्रकार सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे भी होगा। इस वाले जगह पे जो पोजीशन हुआ यहाँ पे भी वही बात होगा। इसके परपेंडिकुलर एक जगह डीबी का डायरेक्शन यहाँ पे इधर की तरफ होगा। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेंगे यहाँ पे ये 5 बना था, तो सेम कंडीशन इसको भी हम 5 मान लेंगे, ये पूरा 90 हो जाएगा। सेम कंडीशन जैसे ऊपर में वो वैसे नीचे डायरेक्ट लिख दूं मैं, समझ गए बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसको मैं लिख देता हूँ डीबी, इसको मैं लिख देता हूँ डीबी कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉस फाइव, फाइव लिया था हमने हर जगह पे 5, कॉस 5। और ये वाला इसके भी दो कंपोनेंट, ये था 5, तो ये वाला हो जाएगा डीबी साइन 5, डीबी साइन 5। यहाँ पे अच्छे से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बस तुम बात को समझो। डीबी साइन 5 है, ये दो दो बार है, दो दो बार ये मिल गए इधर पे। एक तो इस वाले को रिजोल्व किया तो डीबी साइन 5 डीबी कॉस 5, इस वाले को रिजोल्व किया तो ये डीबी साइन 5 डीबी कॉस 5। आशीष, इच्छुक, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। यस सर। सर। बस हो गया खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो चीज तुम समझ लिए, बस काम खत्म। अब डेरिवेशन तुम्हें आ गया, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। आगे करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये देखो कॉस वाला कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये खत्म। तो मिलेगा क्या हमें? डीवी साइन 5 मिलेगा, दो बार मिलेगा डीवी साइन 5 मिलेगा ना। एक तो इसका एक तो इसका, मतलब हमें मिलेगा डीवी साइन 5। तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें मिलेगा डीवी साइन 5, डीवी साइन 5, डीवी साइन 5, डीवी साइन 5। एक इस एलिमेंट का मिला, एक इस एलिमेंट का मिला, करंट एलिमेंट का डीवी साइन 5। वैसे इसका 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 इसका
हर एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ बोलो इचुक, सृजन। हाँ सर। ये डीबी साइन फाइव, एक डीबी साइन फाइव मिला इस एलिमेंट की वजह से, एक डीबी साइन फाइव मिला इसके वजह से, इसके वजह से, इसके 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 बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे ना इस पे लूप में। तो क्या हम करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाइव। हर एक पॉइंट पे ऐसे ही साइन कॉस कंपोनेंट मिलेगा। साइन वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कॉस वाला कैंसिल कर देगा, साइन वाला बचेगा। तो ये डीबी साइन फाइव हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। हाँ बोलो, बीच बीच में बोलते रहो, मुझे हाँ लगता सर। है तब समझ आ रहा है। क्लियर आशीष? हाँ सर। तो चलिए अब साइन फाइव निकालते हैं। साइन फाइव चाहिए और डीबी चाहिए हमें। तो साइन फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। साइन फाइव होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा ए, हाइपो ये तो हमने एस लेट किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बाई एस। साइन फाइव जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए डिवाइडेड बाय एस। इसको पॉकेट में रख लिए। उसके बाद हम निकालेंगे डीबी। तो डीबी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई और इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होता था। तो मतलब ए अपना इस जगह पे ए का वैल्यू क्या है, मतलब ये ए होता था डिस्टेंस अपना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो अपना एस है, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, डीबी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ये डीबी हो गया। साइन थीटा के, साइन फाइव की जगह पे लिखेंगे ए अपॉन एस, ठीक है। आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मतलब डीएल जो है तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो सबको बाहर लेके चलते हैं। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा अपना म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूबिक पावर, और इंटीग्रेशन होगा केवल डीएल का, ठीक है। अब डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो डीएल क्या था, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब करंट एलिमेंट का लेंथ था। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये बहुत सारे करंट एलिमेंट मिलेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन रेडियस यहाँ पे क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय एस क्यू, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। 2 पाई ए। अब यहाँ से 2 पाई के साथ 2 पाई कटेगा, पाई से पाई कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया तुम्हारा, और ए मिलके बना देगा ए स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एस का क्यूबिक पावर। ये आ जाएगा। यहाँ तक छापो, फिर इसके आगे करते हैं। किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आशीष आ गया अच्छे से समझ में? यस सर। कौशल तुम्हें आया समझ में? अब क्या करेंगे, ये जो ट्रेंगल ऊपर में है फिगर में, यहाँ से हम एस का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। ये एस है ना, एस का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करेंगे। इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं सृजन? बोलो। हाँ सर, मिटा दो। तो कोई बात नहीं, मिट गया तो चलो पूरा ही मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, लिख सकते हो स्टार डाल के कि डी वी कॉस फाई विल नलीफाई each other and only dv sin phi will be there, ठीक है। और इस ट्रायंगल से हम s का वैल्यू निकालेंगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 1/2, रूट में लिखो या 1/2, 1/2 लिख दिए। अब क्या था अपना जो आंसर आया था बी इज इक्वल टू, वो आया था बी इक्वल टू आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एस का क्यूबिक पावर। एस का वैल्यू जो ये है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एस के जगह पे लिख देते हैं, एस के जगह पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर है 1/2, इसका पावर 3 था, तो 1/2 और 3 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पावर 3/2। समझ में आ गया आशीष? ये हो गया 3/2। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 3/2 और यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका स्केलर, मतलब ये हो गया वेक्टर स्केलर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और इसी का तीसरा ये भी लिख सकते हैं, ये लूप जो है अगर एक ही टर्न है तब ये होगा, अगर एन टर्न होता है ये करंट, जैसे मान लो कि वायर है, अगर इधर पे आजा भाई साहब की लाल कलर का लेता हूँ ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये मान लो कि ये लूप है तुम्हारा ऐसा, ये लूप है, ये इसका मेरा हाथ हो गया एक्सिस, अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तब तो आएगा ये आंसर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में। अगर ये लूप एक बार ना हो कि ऐसा हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी, ऐसे बहुत सारे लूप है, एन लूप है, तो जाके इसका आंसर अलग होगा। वो मैं अभी लिख रहा हूँ। ऐसे समझ में आया? मैंने जो बताने की कोशिश की तुम्हें समझ में आया? सृजन, हाँ तुम तो सर। कुछ बोल ही नहीं रहे, जब तक बोलोगे नहीं तब तक थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अगर कोई बच्चा नहीं समझता है तो, टीचर का भी, क्योंकि आज तो कोई बैठा नहीं है ना बगल में, वरना एक भी हाँ बोल देता है तो पता चल जाता है। तो ये देखो, तो ये तो हो गया अगर एक टर्न होगा, ऐसे बहुत सारे टर्न होंगे तो क्या हो जाएगा, इफ एन नंबर ऑफ टर्न, बहुत सारे केस जनरेट हो जाएंगे। ग्रेस पिछली बार वही पूछा था कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आज तो वो है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसको। देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की ओनली बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन अगर लेंगे तो बस यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अच्छा n भी लगेगा ना, म्यू नॉट n लगा दो, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 3/2। अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा तब ऐसे लिखेंगे। अब बोलोगे कि सर इसका सब केस, तो सब केस अभी लिख रहे हैं, एक सेकंड। मिला दूं? अब लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केस, ये जो अभी हमने डेरिवेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी क्या जाता है टाइम्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, मान लो कि ऐसा जो हमने डायग्राम बनाया था, तो ये तो एक्सिस हो गया, एक्सिस तो हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ 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 कहीं पे भी निकाल सकते हैं। मान लिया कि हमने इस जगह पे निकालना है, इस जगह पे, ये जो सेंटर है, सर्कुलर लूप का सेंटर है, तो ये एक्सिस पे भी तो है, सेंटर तो एक्सिस पे लाइक करता है। तो अगर हम सेंटर पे निकालते हैं तब क्या होगा, तो ये जो रेडियस है ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो। जैसे ये वैल्यू था ना आर, यहाँ पे लिए थे तो ये आर था, आर बहुत कम, मतलब सेंटर पे ले ली तो जीरो। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी का जो वैल्यू था ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए का क्यूबिक पावर, बस आर हो जाएगा तुम्हारा जीरो, आर हो जाएगा जीरो।
आया समझ में या नहीं आया? हाँ सर आया। तुम सोच रहे होगे कि 3/2 था नीचे में, तो ये कैसे आ गया? तो देखो मैं लिख के बता दूं, बी जो था तुम्हारा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका पावर 3/2 था। ठीक है, तो यहाँ पे जो r को हम कर देंगे 0, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 0, 0 प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर। ये अभी नीचे वाले की बात करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या होगा ए का पावर 3 हो जाएगा, ए का पावर 3, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें और भी कर सकते हैं चेंज। म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एक फॉर्म में और ये चेंज हो जाएगा। एक सेकंड टाइम दो। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे तुम्हें दिखेगा b इज इक्वल टू लिखा रहेगा म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाय नीचे में लिखा रहेगा 2 पाई ए का क्यूबिक पावर, ए का क्यूबिक पावर, हाँ 2 पाई ए क्यूब ऐसे भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ए जो है, ए है तुम्हारा एरिया पाई आर स्क्वायर, ए जो है तुम्हारा वो है एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे, मान लो कि मैं पुट करके दिखाता हूँ, ए की जगह पे अगर मैं लिख दूँ पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर, ये जो तुम्हारा आर स्क्वायर था, नीचे में आर भी है क्या, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। स्पेशल केस ये कहाँ से है ये फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई ए पाई ए क्यू, ए क्यू ठीक है, पाई आया है, सही है, सही है, ये आर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने रेडियस को 0 ले लिया था, रेडियस 0 ले लेता, अगर 0 नहीं लेंगे तो उससे अगर ये रहता है तो ये एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ए जो है ये कैपिटल ए, ये है पाई आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अगर दिया वगैरह एरिया वगैरह दिया रहे तो ये लगाएंगे, अदरवाइज ये लगाएंगे, इस प्रकार से। ये फॉर्मूला है समझ में। अब बात करेंगे केस 2, स्पेशल केस में केस 2, एट द एक्सियल पॉइंट लिखो, एट द एक्सियल पॉइंट, एरिया वाला बात आया समझ में? इचू सर्कुलर करंट लूप का एरिया है ये, इचू आवाज जा रही है आशीष? हाँ सर। हाँ, अगर मान लो एरिया वगैरह वाला कुछ दिया रहेगा, मेन फॉर्मूला अपना ये है, अगर दिया रहता है एरिया वगैरह, तो मतलब न्यूमेरिकल के लिए हमने ये लिखा, तो ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। सब कुछ सेम है, पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, ऊपर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आएगा, मतलब वहाँ पे कुछ रेडियस भी रहेगा तभी तो एरिया निकलेगा, बिना रेडियस का एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, तो अगला देखते हैं, एट द एक्सियल पॉइंट, एट द एक्सियल पॉइंट lying far away from the coil, एक्सियल पॉइंट फार अवे फ्रॉम द कॉइल, या मतलब हमने दो केस जनरेट किया था, एक तो ये जो तुम्हारा जो एक्सियल पॉइंट था ये सेंटर पे था, आगे ये तो मान लेते हैं कि फार अवे बहुत दूर है, मतलब आर जो है तुम्हारा मच मच लेस ग्रेटर देन ए, मतलब ये जो एक्सियल पॉइंट है, पॉइंट पी वो बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को फिर से मॉडिफाई करके हम लिख लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में
ओहो, बी इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, जब हम ए को 0 पुट कर देंगे तो ये जगह म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक है। और ये म्यू नॉट आई एन ए, ठीक है, यही होगा तुम्हारा। और इसमें भी अगर ए मतलब ये नीचे वाला को ही बस पुट करेंगे 0, ठीक है, ऊपर वाले को मत करना, ऊपर वाला ये स्क्वायर रहेगा। और अगर हम यहाँ पे एरिया के टर्म में इस फॉर्मूले को भी लिखेंगे, अगर एरिया होता है पाई पाई आर स्क्वायर, तब जो ये दूसरा फॉर्मूला इसी का दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाय 2πr क्यूब, अगर एरिया गिवन होगा तो ये मेन फॉर्मूला होगा। एरिया ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये था तुम्हारा स्पेशल केस। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकला एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल, बहुत दूर रहेगा। इसका डायरेक्शन लिख लो, दिस फील्ड, इससे पहले वाले का भी लिख रहा था, छूट गया। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड along the axis of the loop and pulse of as the cube of the distance from the current loop, from the current loop। और इससे पहले वाला जो सेंटर वाला लिखे थे उसके डायरेक्शन में लिख दो, द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट लूप। केस 1 जो किए थे इसके डायरेक्शन को लिख लो, लिख देता हूँ मैं ब्लैक कलर से, एरो मार के ऐसे लिख लेना। द फील्ड इज डायरेक्टेड, एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट लूप। बस ये अपना स्पेशल केस भी इस टॉपिक पे बेस्ड खत्म हो गया। अब एक टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो तुमको पता ही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये बस थोड़ा सा याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि कोई लूप होता है जिसमें करंट, मान लो ये कोई लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, ऐसे बनाया होगा 10th में, थोड़ा थोड़ा याद होगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा हूँ, इस प्रकार से होगा। समझ में आया? इच्छुक, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड साउथ टू नॉर्थ, पढ़ा था ना ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। हाँ सर। ये तो याद ही होगा, इसको भी बनाना है तो लिख लो, हेडिंग डाल दो, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हेडिंग डालना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस खत्म ही होने वाला ये टॉपिक, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। एक हेडिंग दो, रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुन के लिखो, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले भी
हमने ये रूल्स लिखा था तो ये स्ट्रेट लूप के लिए था, ये सर्कुलर लूप के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लूप के लिए नहीं, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पहले हमने रूल लिखा था, अभी हम सर्कुलर लूप के लिए लिख रहे हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। पॉइंट नंबर 1, राइट हैंड थंब रूल, ये तो सेम ही रहेगा, क्लॉक रूल एक आएगा बीच में, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल, इसमें लिखो, इफ यू कर्ल द palm of PLM, palm of our right hand around the circular wire with the finger pointing in the direction of current, finger pointing in the direction of the current, then the extended thumb, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फिंगर जो है, जो तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है, इसमें जो पाल्म ऑफ द राइट हैंड फिंगर है, मतलब वो जो तुम्हारा होगा वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड। इफ, फिर से बोल रहा हूँ, if you curl the palm of our right hand around the circular wire with the fingers pointing in the direction of the current, then the extended thumbs gives the direction of the magnetic field. नेक्स्ट रूल लिखो, क्लॉक रूल। सुनाई दे रहा है इचुक? हाँ सर। क्लॉक रूल लिखो। दिस रूल गिव्स द polarity of this rule gives the polarity of any phase of a circular current loop, any phase of the circular current loop full stop, if the current round any face of the coil if the current round any face of the coil is in anti-clockwise direction, comma, it behaves like a north pole, full stop. If the current flows in the clockwise direction, if the current flows in the clockwise direction, it behaves like a south pole. इसका डायग्राम भी तुम बना के रख सकते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, जैसे यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन था, देखो यहाँ पे हमने कैसे बनाया था, मैं तो एक सेकंड, करंट का डायरेक्शन कैसे दिया था, हाँ, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो दिया था तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे तो साउथ पोल की तरह करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मान लो लूप के अंदर, तो इसके अंदर तुम ऐसे करके एन लिखो, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, और थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे एन लिखो, नॉर्थ, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये डायग्राम तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, कोई रेफरेंस वगैरह वाला बुक होगा तो, क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसमें साउथ लिखना है।
ये होगा तुम्हारा क्लॉक रूल। अगला टॉपिक लिखो, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current loop, इसके बारे में लिखो। फिगर बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और इसका डिस्टेंस के बीच का, पहले फिगर बना लो। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है तुम्हारा डिस्टेंस, ये जीरो, ये हो गया डिस्टेंस। तो लिखो फिगर शोज द, पहले फिगर ड्रॉ कर लो फिर लिखो। ग्रेस को क्या हो गया, ये चूक, ग्रेस नहीं आ रहा है, कल भी नहीं आया था। सर वो बोल रहा था उसको बीमारी मतलब जुकाम हुआ है। अच्छा, देखो फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular loop with distance from its center, with distance from its center, full stop. The value of B is maximum, the value of B is maximum at the center and it decreases repeat कर रहा हूँ, the value of B is maximum at the center and it decreases as we go away from the center on either side of the loop, मतलब कि इधर भी किसी भी साइड में जाएंगे तो on either side of the loop. नेक्स्ट हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, जिसको आर्क बोलते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, सर्कुलर सेगमेंट मीन्स आर्क। इसके से भी मतलब इसका यूज हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, ये थ्योरेटिकली नहीं पूछे जाते हैं। कोई केस टाइप का ऐसा बना के दे रखेगा, मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमें इस पॉइंट पे मान लो कि एक सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया हुआ है ये तुम्हारा पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखना है। पी क्यू जो है तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एल, ठीक है। ये एंगल जो है थीटा गिवन है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एल जो है तुम्हारा ये है तुम्हारा पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क जो है ये है पी क्यू, ये पॉइंट ओ ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको ए ले लिया। तो यहाँ पे एंगल जो होगा, एंगल जो होता है बचपन में पढ़े थे, ये होता था आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। ये जो एंगल है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय ए। अगर मैं यहाँ से एल की बात करूँ तो थीटा ए, एल जो है लेंथ जो है वो है थीटा ए। अब लगाएंगे इसका यूज करेंगे जो बी नॉट का जो फॉर्मूला था, बी नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई
इंटू आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एल, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एल का वैल्यू पुट कर देंगे थीटा है, तो बी नॉट जो आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, एल के जगह पे लिखेंगे थीटा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इस ए से ये कैंसल, तब जो ये आंसर आ जाएगा ये जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई थीटा डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा तुम्हारा। अगर ये कंडीशन है तो अगर सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल के केस में जो आई थीटा है मतलब थीटा ए जो है थीटा ए के जगह पे हो जाएगा, नहीं थीटा के जगह पे पाई हो जाएगा, एंगल जो है थीटा ये हो जाएगा वहाँ पे पाई, ठीक है। इसको छाप लो, बी इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई थीटा। ये अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल जब इस पे बेस्ट करेंगे तब, आई थीटा बाय ए। और इसका सब केस लिखो फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल मतलब सर्कुलर सेगमेंट जो है तुम्हारा अगर वो सेमी सर्कल है तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा वो पाई के बराबर हो जाएगा, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू पाई, आई बाय ए इंटू पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई कैंसिल, तो हो जाएगा बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4a, ये हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4a। और अगर लूप सर्कुलर रहेगा तो क्या होगा, तब जो है जहाँ पे पाई लिखे थे वहां पे लिख देंगे 2 पाई, इफ फॉर सर्कुलर लूप। ऐसे कंडीशन में जो तुम्हारा बी नॉट हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई बाय ए, पहले से ही था इन 2 पाई के जगह पे लिख देंगे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल 2 2 जा 4 मीन्स बी जो आ जाएगा ये जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a, सेमी सर्कल में 4a सर्कल में 2a। ये बात आ गया समझ में एचुक आशीष? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन लिखो, सृजन तुमको आया समझ में? द क्वेश्चन लिखो, द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। सृजन सो गया क्या चला के फोन? खाना ज्यादा खाली लगता है ही नहीं सृजन, सृजन तो सो गया, भाग गया। इसका भी तबीयत लगता है आज खराब था, इसलिए आज नहीं है पढ़ने के लिए। आशीष तुमको आ गया ना समझ में? Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो, द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब ये जो सर्कुलर कॉइल है अपना, ये देखो कैसे बताओ, हाँ मतलब ये जो मतलब मान लो ये बाउंड्री है सर्कुलर कॉइल, ये बाउंड्री है, तो ये जो है इसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये हो गया इसका प्लेन, ये कुछ इस टाइप से है ऐसा, ठीक है। एक्सिस की बात नहीं हो रही है, प्लेन की बात हो रही है। एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल बोलता तो ये लूप ऐसे होता, ये बोल रहा है कि जो प्लेन है इसका, ये जो प्लेन है जिसमें ये रखेगा वो ऐसे है, सॉरी ऐसे है, उल्टा बोल दिया, ये जो कॉइल है वो ऐसे रखा गया है। द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल फुल स्टॉप, इट हैज 10 टर्न्स, और इसमें 10 टर्न्स है इस टाइप से, ऐसे 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 कॉइल नहीं रखा होता है, 10 टर्न्स है ऐसे करके रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। इट हैज 10 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब ये एक टर्न जो है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 8 सेंटीमीटर। कॉइल के ऊपर कॉइल के ऊपर लच्छा की तरह नहीं रखा होता है, ऐसा इमेजिन करो। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर लिख लिए, फुल स्टॉप। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, उससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फुल स्टॉप। द करंट appears टू फ्लो क्लॉकवाइज, देखो बोल दिया क्लॉकवाइज,
The current appears to flow clockwise from a point above the coil. Point above the coil. Full stop. Find the magnitude and direction of magnetic field. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of coil. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of coil due to the current. Due to the current. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पूछ रहा है करंट के चलते कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। तो म्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एन कितना है नंबर ऑफ टर्न 10, आई कितना है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 0.08 मीटर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे घर पे देखना, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे हो जाएगा, मान लो कि ये लूप था ऐसे ही रखा हुआ था, प्लेन पे रखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये वायर का छोला इस वुड पे हमने रख दिया, तो जब कुछ नहीं दिया, हाँ तो क्या दिया हुआ है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ दिया फ्रॉम द क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चल रहा है करंट, ये देखो करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, फिंगर को रखेंगे, पहले क्या कर, फिंगर को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे जो बनाएंगे करंट के डायरेक्शन में, देखो ऐसे करके रखा, तो किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ हम चला गया। अभी जो हमने रूल पढ़ा तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बात आया समझ में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। आशीष समझ में आया या नहीं आया? हाँ बोलो आशीष। यस सर। और जो क्लॉक वाला रूल पढ़े थे, एक सेकेंड उसके हिसाब से भी वेरीफाई करता हूँ। बोला गया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज रहे, एंटी क्लॉकवाइज रहे तो नॉर्थ, ठीक है, और जब क्लॉकवाइज रहे तो साउथ। तो अपना यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो साउथ मतलब टुवार्ड्स द साउथ, इधर से साउथ मतलब एक जो डायग्राम हमने बनाया था, इधर पे साउथ इधर पे नॉर्थ, ऐसा करके लिखा था, ऐसा करके लिखा था ना, ऐसा ऐसा बनाया था, याद आ रहा है आशीष? तो साउथ की तरफ जब क्लॉकवाइज रहे तो साउथ, ऐसा बनाए थे ना हम, क्लॉकवाइज रहे तो साउथ, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रहे तो नॉर्थ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लॉकवाइज रहे तो साउथ की तरफ, साउथ अपना नीचे नॉर्थ ऊपर होता है, कुछ समझ रहे हो? ये डायरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट किधर पे होता है भाई, नॉर्थ साउथ, सही लिख रहा हूँ क्या, ईस्ट वेस्ट ऐसा ही होता है ना। तो जब क्लॉकवाइज रहे मतलब ऐसे करंट चले, ऐसे चले तो साउथ की तरफ मतलब साउथ, और जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। कुछ समझा? दोनों ही रूल से बता दिया। एचओ क्लियर हुआ? ये नॉर्थ साउथ वाला ये जो बना के पहले दिए थे हेडिंग में। हाँ सर। एक एक पॉइंट को समझ के रखो तो फायदा होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है कहीं पे भी। न्यूमेरिकल तुम किसी को पूछ के बता के नहीं आएगा कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा, कुछ भी पूछ लेते हैं लोग। चलो लिखो एक दूसरा क्वेश्चन, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 एंड L2, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 एंड L2 दो सर्कुलर लूप है, एक है L1 एक है L2 ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज शोन। दो सर्कुलर लूप है, एक तो ये हो गया, लाल कलर से बना दिया तो मिटेगा ही नहीं, चलो अब बन गया तो कोई बात नहीं, और एक ये लूप है, दोनों
को एक्सियल लूप है, मतलब एक ही एक्सिस पे है, ठीक है। एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आगे लिखो एज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। उसके बाद व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप। डायरेक्शन भी पूछ दिया, वेक्टर वाला जो फॉर्मूला लिखे थे वो लेना पड़ेगा, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2, L2 में पूछ दिया है, ठीक है। ये है लूप 1 L1 और ये है लूप 2 L2। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 so that net magnetic field at the point O be zero, net magnetic field at the point O is zero। बोलोगे सर पॉइंट O कहाँ है, फिगर में दिया हुआ है, ये है पॉइंट O, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो हम लोग वो थंब रूल से पता कर लेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर था 3/2, ऐसा कुछ था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की तो हमें जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, अपना और जो हमने 2 रूल पढ़ा है वो उधर से डायरेक्शन निकाल लेंगे। पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला लूप के लिए अगर मैं इसको फॉर्मूले को लिखूँ तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट, करंट तो आ ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट का तो कुछ वैल्यू दे नहीं रखा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये भी दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। L2 should be opposite to, नहीं देखो, रुक जाओ, यहाँ पे दिया हुआ करंट का डायरेक्शन, इसमें नहीं दिया, इसमें तो पूछ रहा है। करंट का डायरेक्शन दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड का तो बिना सोल्व किए हुए ही निकाल देगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया है कोई डायरेक्शन, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट लूप में। या फिर तुम लेट भी कर सकते हो, नहीं भी दिया है तो एक में लेट कर लो और दूसरे का हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो म्यू नॉट आई ए का वैल्यू हो गया, मतलब ये ए जो होता था ये अपना रेडियस होता था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, और इधर पे कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। एक ए है और एक आर है, उलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा। जब हम सेकेंड लूप के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे I1 लिखेंगे, इसमें माना करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2, ये तो पता नहीं, डायरेक्शन पता नहीं, तो म्यू नॉट I2, और इसको क्या लिखेगा 0.04 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका ये हो गया मीटर में कन्वर्ट करने पे, और ये हो गया 2 इंटू 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो नीचे का दोनों सेम है, दोनों तरफ, इस लूप के लिए भी लिखा, इस लूप के लिए भी लिखा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया इधर पे, म्यू नॉट से भी म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो I2 क्या आ गया, I2 आ गया 0 पॉइंट, मतलब I1 इंटू 0.03, तो 0.03 का स्क्वायर इंटू I1 डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया, यहाँ तक आया समझ में। हाँ सर आया। हाँ, अब उसके आगे सर्कुलर लूप L1 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, करंट इन द लूप L2 should be 0। चलो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। I1 का कहाँ से लिया भाई साहब इसमें,
हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, फिगर में मैं वही सोच रहा था तभी से। यहाँ पे जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1 का वैल्यू गिवन है, I1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर, तभी तो I2 पूछ रहा है। I1 का वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर, ठीक है। इसमें जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये I1 इसका वैल्यू दिया है, I2 का नहीं दिया है। वही मैं तभी से सोच रहा था कि I1 कहाँ से लाएंगे। तो ये देखो, इसको जो सॉल्व करोगे 0.03, इसका भी स्क्वायर है, तो ये इसको लिख सकते हो 0.03 डिवाइडेड बाई 0.04 इसका स्क्वायर इंटू I1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/16, मतलब 3 3 जा 9, पॉइंट से पॉइंट कट के, इसका पॉइंट के बाद 2 इधर पे भी 100 से मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पॉइंट खत्म, तो हो जाएगा 3 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/16 मीन्स 0.56 ओम। तो ओम नहीं, एम्पियर करंट है, I2 है, तो I2 जो आ गया अपना करंट जो फ्लो करेगा 0.56 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आशीष समझ में आया ये न्यूमेरिकल या नहीं आया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमने निकाल दिया, अब डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना पड़ेगा। आशीष हाँ बोल दो एक बार, नहीं आया तो ना बोल दो, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझा दूंगा। आशीष यस सर। आया समझ में? आंसर कैसे आया? यस सर। हाँ, लिख लिए? यस सर। अगर कोई देखो तुम्हारे अगल बगल में कोई नॉइज, कोई शोर शराबा ये सब नहीं है ना, तो माइक को तुम ऑन भी रख सकते हो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुरंत भी बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बच्चा उच्चा हल्ला कर रहा है, खुट खुट खट खट कुछ हो रहा है, तो फिर माइक ऑफ रखो, अदरवाइज ऑन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और माइक ऑन रखने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ज़्यादा बैटरी जलेगा या ऐसा कुछ नहीं होता ये सब। तब सॉरी, डायरेक्शन तो बच गया, डायरेक्शन लिखना है। तो देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ था, मतलब एक तरह से आंसर दे दिया गया है। क्या बोला कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज जीरो। पॉइंट मतलब पॉइंट इज जीरो नहीं, पॉइंट O विल बी जीरो। इस पॉइंट पे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में ये था इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, तब तो नलीफाई करेगा, एक दूसरे को खत्म करेगा। तो डायरेक्शन भी दे दिया, लूप 1 का जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप L2 should be opposite to the, ये L2 है, should be opposite to the to that in loop N1 लिख लो, to that in loop L1। तो लूप L1 में ऐसे था करंट का डायरेक्शन नीचे ऊपर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है कि तुम लोग को आ गया होगा अच्छे से। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे 2 4 न्यूमेरिकल है, उसको फिनिश करते हैं। 1 2 3 है और ये तुम्हारा बोर्ड में आया हुआ, अभी जो करा रहा हूँ वो आया हुआ न्यूमेरिकल था, पहले वाला भी और ये वाला भी। ये वाला तो 2 3 बार आया हुआ है, अभी जो लिखाऊंगा छोटा सा है, 1 2 लाइन का। स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। क्वेश्चन लिखो, स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semicircular arc, is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure A। What is the direction of the magnitude of B? What is the direction of the magnitude of B at the center of the arc?
रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। A स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ द 12 एम्पियर, एक स्टेट वायर है जो मतलब करंट कैरी कर रहा है 12 एम्पियर का, इज बेंट इनटू द सेमी सर्कुलर आर्क, उसको सेमी सर्कुलर आर्क में हमने बेंट कर दिया, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर ए, फिगर में बनाने वाला हूँ। फुल स्टॉप। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। उसके बाद लिखो, कंटिन्यू करो। Would your answer change if the wire bent into a, would your answer change if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way, as shown in figure B। बोला गया कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर हम उसको चेंज कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन को बदल देते हैं, अपोजिट वे में अगर हम उसको रखते हैं तो। क्लियर फिगर। अच्छा कोई बात नहीं, देख कर बनाते हैं थोड़ा पास। सर्कुलर आर्क बना दो, ऐसा टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। फिगर ए ऐसा दिया हुआ है, फिगर ए, और फिगर बी उसी को पलट दिया ऐसा, सेम रेडियस वगैरह सेम है, छोटा बड़ा बन गया परंतु इसको सेम मानो। इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं। इस इंड को मैं अगर 1 इंड मान लूँ, इसको अगर 2 इंड मान लूँ, इसको अगर इंड 3 मान लूँ, ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3, यहाँ पे 1 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, देखते हैं क्या होते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखो, फर्स्ट नंबर सोल्व कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमने इसका फॉर्मूला तुम्हें लिखाया था, बोला था कि ये टेस्ट स्टडी टाइप का आ जाएगा, इसलिए वहाँ पे फॉर्मूला लिखा के दिए थे। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई में 4 आर। हाँ, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 12। आई जो है 12 एम्पियर है, तो 12 और डिवाइडेड बाय 4 आर, तो 4 इंटू आर कितना था 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 मीटर में डालेंगे, SI यूनिट में। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा इसका, डायरेक्शन नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये दोनों जो है, ये देखो, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। 2 नंबर मतलब ये इस वाले पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा। ऑन टू द पेपर मीन्स ये डायरेक्शन हो जाएगा, सेंटर पे निकाल रहे हैं, इस पर डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू द पेपर बोलोगे कि सर कैसे निकालेंगे, तो देखो फिंगर को रखे हम करंट के डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे, तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया, बोर्ड की तरफ, और इस जगह पे फिंगर को रखे ऐसे, ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी एट द सेंटर ऑफ द, ठीक है। वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदलेगा, इफ द वायर वेयर बेंट इनटू द सेमी सर्कुलर ऑफ द सेम रेडियस, मतलब जितना रेडियस का ये था 2 सेंटीमीटर का, उतना ही रेडियस का ये वायर को फिर से बेंट कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं। अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ऐसे उधर उठा के पलटो तो इधर की तरफ होना चाहिए था, ऐसे मान लो नीचे करेंगे, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को बदल देने से क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बदल जाएगा। पहले करंट के डायरेक्शन जैसे इधर की तरफ था तो
इनटू द पेपर। अगर डायरेक्शन बदल देंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा इसका। तो सेकंड, इसका फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते था। इसका अगर सेकंड पॉइंट निकालते हैं तो बी इज, मतलब रीजन लिख देना, ऐसे करके लिखना। कहाँ गया? if the wire were bent into the semicircular arc of the same radius but in the opposite way, then, मतलब ये क्वेश्चन से मैं ये लैंग्वेज उठाया हूँ, then B is same but direction of B opposite, या फिर ये भी लिख सकते हो normally, direction of B normally out of the plane of पेपर। ये बात समझ में आया आशीष या नहीं आया? आशीष इच्छुक, ये न्यूमेरिकल समझ में आया या हैंग मार गया? कुछ नहीं था इसमें। हाँ सर, आ गया। आशीष तुमको आया? सृजन तुम Yes, कहाँ sir. भाग गए थे? मैं क्लास में था और आप क्लास कर नहीं पा रहा कहाँ था क्लास में? मैं तभी तुमको ढूंढ रहा था तो तुम तो बोला ही नहीं, लेफ्ट था। तो आवाज जा नहीं रहा था, कभी रिकनेक्टिंग दिखा रहा था बार बार। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग का आवाज आ रहा था, छोड़ दिया होगा नेटवर्क। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन समझ में आया सृजन? हाँ सर। झूठ फूस मत बोलना, नहीं आ रहा है तो ना बोलना, मैं दोबारा प्रयास करूंगा, तिबारा प्रयास करूंगा, लेकिन समझा के दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर। ये जो अभी हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है कई बार, क्या पता था PT1 में आ जाए। ए लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर। एक लॉन्ग वायर है जिसको बेंट कर दिया गया। हमने जो यहाँ पे सेमी सर्कल के लिए, सर्कल के लिए, या फिर एक आर्क के लिए जो लिखाया था, वो सारा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन द फिगर, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? What will be the magnitude and the direction of the field at the center O? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, एट द सेंटर O of the circular portion, of the circular portion, full stop, full stop ने comma. If a current is, if the current I is passed through a wire, if a current I is passed through a wire, if a current I is passed through a wire, question mark, आगे लिखो, assume that the various portion of the wire, assume that the various portion of the wire do not touch at point P, do not touch at point P, point P ये रहा, ऐसा फिगर दिया गया है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है? इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, सर्कुलर वाले को 2 मान लिया, सेंटर ये हो गया O, इस जगह पे इसका ये जो रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है R सर्कुलर लूप का। तो डायरेक्शन के अगर हिसाब से देख ले, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे दिए तो ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है? फर्स्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फर्स्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा, और ये सेकंड का फर्स्ट की वजह से भी देखो ये ऐसे, नहीं इसमें स्क्रू रूल लगा दो, ठीक है? और सेकंड की वजह से भी ऊपर की तरफ ही आएगा। B1 B2 इसको लिख दो B2, इसको लिख दो B1। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 2। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देख लो। लॉन्ग वायर इज बेंड एज शोन इन द फिगर, एक लंबा सा वायर था, इसी को बेंड करके, मतलब जैसा फिगर में दिया गया वैसा बना गया। व्हाट विद द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन का बोला गया कि इफ करंट I पास थ्रू द वायर, assume that the various portions of the wire do not touch the at the point P। तो इसको करते हैं, तो B1 क्या हो जाएगा, B1 B2 दो निकलेंगे, सर्कुलर के लिए निकालेंगे अलग, और जो तुम्हारा स्ट्रेट वायर है इसके लिए निकालेंगे अलग। तो स्ट्रेट वायर को हमने फर्स्ट नाम दे दिया और सर्कुलर को हमने
सेकंड नाम दे दिया। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। इन्फिनिटली लेंथ क्या है, तो यहाँ पे b1 इज इक्वल टू लेंथ हमको इसका दिया नहीं है, तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई अपॉन r, ठीक है। और इसका डायरेक्शन तो आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और b2 क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की वजह से है, तो इसका नाम दे देते हैं b2। तो b2 हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। सर्कुलर लूप के लिए हमने ये पढ़ रखा था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ये हो गया पहले का मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका भी और इसका भी। तो दोनों का जब डायरेक्शन सेम है, मतलब इसके सर्कुलर लूप है, इसका भी जो डायरेक्शन है वो देखो ऊपर की तरफ, और इसका भी ऊपर की तरफ, दोनों ही आउटवर्ड है। तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड को आराम से हम प्लस कर सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। तो बी नोट जो आ जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा b1 प्लस b2। तो b1 अपना था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और b2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई कॉमन है, तो म्यू नॉट आई कॉमन निकाल लिए, और डिवाइडेड बाय 2 पाई भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाय आर प्लस म्यू नॉट प्लस 1 बाय आर प्लस 1। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं दे रखा है। और जो डायरेक्शन हो जाएगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि दोनों का सेम ही आ रहा था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सर बोलिए। सर वहाँ पे 2 पाई कॉमन कैसे आया? एक सेकेंड, 2 पाई नहीं, गलती कर दिया 2 पाई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2r कॉमन आएगा, गलत लिख दिया। बोलना चाह रहा था r, लिख दिया ये 2r कॉमन आएगा, और ये पाई इधर पे बच जाएगा, 1 बाय पाई प्लस 1। इसको सॉल्व नहीं किया, इतना पे आंसर छोड़ दिया, यही है बी नॉट। अभी सही हो गया चूक? हाँ सर। हाँ, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा लिखने में, मतलब बोलने में भी हो गया। आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 2 आइडेंटिकल कॉइल P and Q, each of radius R। आशीष समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आशीष जी, सृजन जी बोलिए। अरे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो, दिमाग में चलाओ, सोचते रहो फिजिक्स, जागते हुए फिजिक्स, सोचते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री, सब कुछ चलाना पड़ेगा। तुम देश के भविष्य हो, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे नहीं हो गए। अब लग रहा होगा कि भाई कुछ ज़्यादा गलती कर दी साइंस लेके, परंतु गलती नहीं क्यों, बहुत अच्छा क्यों, मज़ा आएगा अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। और ये एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ोगे तो फिर बहुत बोरिंग लगेगा। मजे ले लेके पढ़ो, एक एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ऐसा सोचो, इमेजिन करो। 2 आइडेंटिकल कॉइल P and Q, ईच ऑफ द रेडियस R। 2 आइडेंटिकल कॉइल है P और Q, दोनों का रेडियस R है। हर एक तरह का केस लेके हम कर रहे हैं क्वेश्चन। आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर प्लेन में है, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, 2 लूप है, ठीक है, 2 कॉइल है, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। ये पहला वाला है, इसका नाम हमने दे दिया P, दूसरा वाला का नाम है, इसको दे दिया हमने Q। परपेंडिकुलर एक दूसरे के, सच दैट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 आइडेंटिकल कॉइल P and Q, ईच ऑफ द रेडियस R आर लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। इस प्रकार से है कि दोनों का एक कॉमन सेंटर है जो कि नाम है O, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, मतलब
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉमन सेंटर यहाँ पे दोनों कॉइल की वजह से, ठीक है, कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल, ठीक है, कॉमा इफ दे कैरी करंट इक्वल टू आई, if they carry current equal to I and √3I respectively। मतलब बोला गया है कि ये जो है पहला वाला जो है वो करंट I कैरी कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये करंट √3I कैरी कर रहा है, मतलब दूसरा कॉइल √3I करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, इसमें √3I फ्लो हो रहा है। बोलोगे कि डायरेक्शन तो सर को पता नहीं था, तो आपने कैसे ले लिया सर? तो हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, जो भी डायरेक्शन लो दोनों का ले लो, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज ले लेंगे, या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया दोनों का, ठीक है। तो मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है BP, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा BQ, ठीक है, Q की वजह से जो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है Q ये था सेकेंड वाला, तो परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ, और P की वजह से इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर की तरफ। अभी परपेंडिकुलर कैसे होगा ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब कर रहे थे जिस टाइम पे पूछा था, इसने इचुक ने बताया था, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट पे P की वजह से, मतलब फर्स्ट लूप की वजह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड BP और ये BQ, तो इसका मतलब ये वेक्टर की तरह इसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा, नेट इफेक्ट इधर की तरफ, जो तुम्हारा B आएगा, B वेक्टर। ये कुछ समझ में आया? हाँ बोलो, ये डायग्राम समझ में आया? हाँ सर। तो हम BP निकालते हैं, BP और हाँ क्या हुआ आशीष? आशीष Yes, कुछ sir. पूछे थे? हाँ, तो अब हम BP निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप P एट द सेंटर O। तो BP कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 2R, सर्कुलर लूप है, इधर की तरफ डायरेक्शन होगा अपवार्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ P की वजह से BP ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवार्ड, ठीक है, और BQ किधर की तरफ होगा, BQ हो जाएगा μ0, करंट कितना है इसमें √3I डिवाइडेड बाय 2R, ये तो सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, इधर की तरफ है अलोंग हॉरिजॉन्टल टुगेदर, ठीक है। तो B0 जो हम निकालेंगे ये है अपना B0 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये है BP तो ये भी होगा BP, और ये BQ, तो इस वाले ट्रायंगल पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा B0 इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर से इसका रूट, ये जगह BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, तो रूट को हम पावर 1/2 कर देते हैं, चलो बाद में कर देंगे। BP कितना है, यह μ0I डिवाइडेड बाय 2R, इसका स्क्वायर प्लस BQ कितना है μ0√3I, घबराओ मत बहुत आसान है, 2R इसका स्क्वायर, और इसका पावर रूट को हमने पावर 1/2 कर दिया, अब देखिए पावर 1/2 कर दिया। अब इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन लेना पड़ेगा। आई μ0 आ जाएगा, देखो μ0 का स्क्वायर, I का स्क्वायर, ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, सब कुछ का स्क्वायर है, स्क्वायर तो है ही, जैसे मान लो मैं μ0 को अगर एक की स्टडी करता हूँ, μ0 ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसके ऊपर फिर से हाफ है पावर, ये क्या हो जाएगा खटाखट कट जाएगा, मतलब μ0 आ जाएगा बाहर। कुछ समझ में आया आशीष, कुछ समझ में आया? हाँ बोलो। Yes, sir. तो μ0 डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, μ0 आ जाएगा बाहर, इसी प्रकार I का स्क्वायर है, इसके ऊपर फिर से हाफ पावर है, तो 2 कैंसिल, तो I आ जाएगा बाहर, 2 का भी स्क्वायर है मतलब 4 हो गया, ठीक है, अब 4 का पावर हाफ, तो फिर से स्क्वायर रूट निकला तो फिर से 2 ही हो जाएगा, इसी प्रकार R भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया बस, ओनली 1, ठीक है, अंदर में बच गया 1, प्लस यहाँ पे भी μ0I 2R सब आ जाएगा बाहर, तो बच गया √3, तो 1 प्लस, हाँ एक सेकंड और, ये बच गया √3, तो √3 का क्या है स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3, इस सब के ऊपर पावर है ऐसा। अगर मान लो कि अगर देखने लिखने में गड़बड़ी हो जा रही है तो ये काम करो, 1 का स्क्वायर कर दो, और ये देखो थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, प्लस √3 का स्क्वायर, हाँ देखो अब सही हो गया, अंदर में ये बच गया,
आई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर और सबका पावर हाफ। तो इसको और भी सुंदर से लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r और ये हो जाएगा 1 + 3 का पावर हाफ मतलब 4 का पावर हाफ। तो 4 का पावर हाफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 = 2 का स्क्वायर 4 का पावर हाफ है तो इसका भी पावर हाफ है मतलब ये सोल्व होकर बन जाएगा 2। ठीक है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिलेगा म्यू नॉट आई बाय r। तो आंसर क्या आएगा अपना बी नॉट = म्यू नॉट आई बाय r। ये बात समझ में आया कैसे हुआ आशीष इच्छुक सृजन? ये मैग्नीट्यूड हो गया आंसर। हाँ बोलो। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड समझ गए और डायरेक्शन बहुत आसान है, सो सिंपल। यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ। डायरेक्शन जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होगा टेन थीटा यहाँ पे मान लो ये थीटा है ठीक है ये थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब BP/BQ तो हो जाएगा BP डिवाइडेड बाय BQ। BP अपना कितना था म्यू नॉट ये रहा आई डिवाइडेड बाय 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट √3 आई डिवाइडेड बाय थोड़ा अच्छे से लिख लेना 2r हम अब मिटाना नहीं चाह रहे 20 डिवाइडेड बाई 20 तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा 2r से 2r कटेगा आई से आई कटेगा ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3 1/√3 बचेगा 1/√3। टेन थीटा = 1/√3 मतलब थीटा = 30 डिग्री पढ़े थे तो क्या मिल गया टेन थीटा = 1/√3 दैट इज थीटा = 30 डिग्री। आंसर एक आंसर ये हो गया एक आंसर ये हो गया। मजा आ गया? हाँ बोलो। जितना भी मैं करा रहा हाँ हूँ सर। वो 12 पॉइंट ऑफ व्यू से सर इम्पोर्टेंट है। मैं जो टेस्ट लिया अब तक जितना भी टेस्ट लिया उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए इससे तुम कमजोर मत पड़ो। ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। बस तुमको जितना पढ़ा दिया वो सारा चीज़ सीख जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आराम से 90-95% आराम से 95 से ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी में वहीं से आएगा। जैसे पहली बार बोला था वैसे अभी फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है। और अगर ना आए तो फिर से बोल देना हमारे पास कॉपी लेके आ जाना हम दिखा देंगे क्या आया है कि नहीं। जितना चीज़ पढ़ाया है वहीं से आएगा 12th बोर्ड एग्जाम में। और जो हम टेस्ट ले रहे थे MCQ वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। ये तो उठाता हूँ क्वेश्चन इधर से उधर से खींच खाच के। ठीक है। और तुम्हारा जैसे कि मैंने बोला था कि 3 चैप्टर का टेस्ट लूँगा कल शायद मैथ का टेस्ट होने वाला है तो उसमें मैं खुद से क्वेश्चन सेट करके दूंगा तब ये पेपर जैसे तुम उम्मीद कर रहे हो वैसा होगा। ठीक है मतलब बोर्ड मॉडल होंगे जैसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। इसलिए घबराओ मत आराम से तैयारी करते रहो सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान तुम्हारे साथ है। ठीक है ना। जोश को कम मत होने दो। एचओ ग्रेस आशीष सृजन हाँ सर। जोश कमना नहीं चाहिए एकदम। ठीक है। अगर उस टेस्ट में जो मैं ले रहा हूँ उसमें अगर 40 मार्क्स तुम स्कोर कर रहे हो मतलब तुम बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो और यही तुम्हारा कट ऑफ है। ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।